पिछली क्लास में हमने बातचीत की थी जो आधुनिक काल है उसके आगमन की परिस्थितियों के बारे में। अब आज हम बहुत तसल्ली के साथ बात करेंगे भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण। ठीक है, ध्यान रहे कि इस नवजागरण की प्रक्रिया की बातचीत हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में करने वाले हैं और इसी प्रक्रिया में हम युगीन संदर्भों का मूल्यांकन भी करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नवजागरण है क्या, नवजागरण होता क्या है या नवजागरण आता कैसे है। जब हम इस प्रक्रिया को या इस टर्म को समझ लेंगे तो बाकी चीजें समझना हम सबके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप तोड़ते हैं इस शब्द को तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और जागरण। नव का अर्थ होता है नया, ठीक है, और जागरण का अर्थ होता है जागना। नव जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नए तरीके से जागना, नई चेतना के साथ जागना। अब नए तरीके से जागना या नई चेतना से जागने में एक भाव और निहित है कि ऐसा नहीं कि पहले हम सोए हुए थे, हम पहले भी जगे हुए थे, लेकिन इस बार का जो जागना है यह किसी विशेष अर्थ में है, किसी विशेष संदर्भ में है। यह होता है नवजागरण। और नवजागरण आता कैसे है, यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। देखिए, जब कोई समाज किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तो वह उससे परिचय प्राप्त करता है, उसकी खूबियों को जानता है, साथ ही साथ अपनी कमियों को भी जानता है और अपनी कमियों को छोड़कर दूसरी संस्कृति की खूबियों को सीखकर जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करता है। उसके भीतर जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण आता है और एक नए सिरे से जीवन जीने की जो प्रक्रिया शुरू होती है समाज की, वह प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नवजागरण, जिसमें दो संस्कृतियां आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, संक्रमित होती हैं, परिचय प्राप्त करती हैं और एक दूसरे से अच्छी अच्छी चीजें सीखती हैं और अपनी कमियों को छोड़ती हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, इसे ब भी लिख लें आप। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। दोनों एक का एक दूसरे से परिचय हुआ, मिले एक दूसरे से, लगातार मिलते रहे, घुलते रहे, मिलते रहे, परिचय बहुत प्रगाढ़ होता गया और एक लंबा समय बीत जाने के बाद ए ने बी की अच्छाई के बारे में जाना, बी ने ए की अच्छाई के बारे में जाना और इसी दौरान जब दोनों एक दूसरे की अच्छाई को जान रहे थे, साथ साथ अपनी कमियों को भी वो समझ रहे थे और एक खास टकराहट जानने समझने की प्रक्रिया के दौरान एक दृष्टि पैदा हुई दोनों के अंदर। बी ने ए से कुछ सीखा, ए ने बी से कुछ सीखा और इसी दौरान दोनों ने अपनी अपनी कमियों को त्यागा और एक नए जीवन दृष्टिकोण के साथ जीने की प्रक्रिया का आरंभ किया। यही प्रक्रिया है नवजागरण। और यहां मैंने सिर्फ व्यक्ति के संबंध में बताया, यह नवजागरण तब होता है जब दो अलग अलग संस्कृतियां आपस में टकराती हैं, संपर्क में आती हैं और एक दूसरे से चीजें सीखते हुए अपने समाज के लिए एक नए दृष्टिकोण का जब प्रस्ताव करती हैं तो वह प्रक्रिया नवजागरण की प्रक्रिया होती है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में यह नवजागरण की प्रक्रिया दो बार देखने को मिलती है। पहला, भक्ति काल के समय में। क्यों? क्योंकि उस समय इस्लाम आए थे। आप याद करें कि इस्लामों के आक्रमण के फलस्वरूप भक्ति काल के आगमन की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो क्या हुआ, जब इस्लाम आए, ठीक है, तो वह संस्कृति अलग थी और भारतीय समाज की संस्कृति क्या थी, अलग थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो जब इस्लाम यहाँ आए, यहाँ रहने लगे, यहाँ बसने लगे, तो वो भारतीय संस्कृति से परिचित हुए, ठीक है, और भारतीय समाज क्या हुआ, इस्लाम की संस्कृति से परिचित हुआ। तो इस्लाम की संस्कृति में क्या थी, धार्मिक कट्टरता थी, लेकिन इसके साथ साथ, धार्मिक कट्टरता के साथ साथ इस्लाम की संस्कृति समता मूलक समाज की परिकल्पना करती थी। वह मानती थी कि समाज में सबको क्या करना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सब में बराबरी के भाव होने चाहिए। जबकि भारतीय संस्कृति क्या थी, विविधताओं से भरी हुई संस्कृति थी, विविधताओं से भरा हुआ समाज था। आप याद करें आदिकाल के समय को, ठीक पहले के समय को, उस समय भक्ति काल के समय को आप याद करें कि जाति भेद था, ठीक है, लोगों में अंधविश्वास था, धार्मिक पाखंड था। तो जब इस्लाम की संस्कृति आई तो इस्लाम की संस्कृति से यहाँ के लोगों ने बराबरी के सिद्धांत को सीखा कि सबको बराबर होना चाहिए,
सब में एक एक रास्ता होनी चाहिए, सब में आपसी प्रेम का भाव होना चाहिए। और कबीर आते हैं, तुलसी आते हैं, सूर आते हैं और कबीर क्या कहते हैं, उस समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। ठीक याद करें आप, सूफी संस्कृति, सूफी काव्य, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो कुछ भी हम पीछे पढ़ते हैं उसका आगे से बड़ा गहरा संबंध होता है। अब आप याद करें सूफी संस्कृति या सूफी काव्य। सूफियों ने क्या किया, भारतीय उपनिषदों और वेदों में जो दर्शन थे, अद्वैतवाद या तमाम अन्य सारे दर्शन, उन दर्शनों का क्या किया, प्रभाव ग्रहण किया कि नहीं किया। यह भी आपको बताया है मैंने कि सूफी साहित्य में सूफी कवियों ने भारतीय जीवन में व्याप्त जो पर्व है, त्योहार है, जो उत्सव है, उनका भी क्या किया, खूब वर्णन किया। तो आप देखें कि भारतीय संस्कृति यहां इस्लाम संस्कृति से क्या कर रही है, समतामूलक समाज का गुण प्राप्त कर रही है, और वो यहाँ के वेदांत और दर्शन से क्या कर रहे हैं, अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया, ये दो संस्कृतियां आई, आपस में मिली, टकराई, एक दूसरे से अच्छी चीजें ग्रहण की और एक नए जीवन दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया, और यहीं से शुरू हो गया नवजागरण। क्या आपको कोई असुविधा हुई? ये पहला नवजागरण था हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक दूसरा नवजागरण भी हुआ 19वीं शताब्दी में, और इस नवजागरण के पीछे का कारण था कि इस समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे, लंबे समय से रहने लगे थे, और भारतीय समाज अंग्रेजी जो संस्कृति है उससे परिचित हो रही थी, और अंग्रेज जो थे वो भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति से परिचित हो रहे थे। और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी समाज और भारतीय समाज की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति की टकराहट के फलस्वरूप जो जागरण आया, उसे आधुनिक काल का हिंदी नवजागरण कहा जाता है। अंग्रेज जब आए भारत में तो क्या था, उन्होंने देखा कि भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, भारत का जो आध्यात्मिक मूल्य है, वो बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, बहुत गहरा है, जबकि अंग्रेजों का आध्यात्मिक पक्ष क्या था, कमजोर था। और हमने क्या देखा, भारतीय समाज ने देखा कि अंग्रेजों की जो जीवन पद्धति है वह भौतिकतावाद की जीवन पद्धति है, पूंजीवादी है, लेकिन वो वैज्ञानिक सोच पर आधारित जीवन है उनका, तार्किक है, आधुनिक है, नई शिक्षा नीति है उनके पास, और उस नई शिक्षा और उस आधुनिक दृष्टिकोण में वह समाज में बराबरी की बात करते हैं। भारतीय समाज में व्याप्त जो तमाम तरह की विषमताएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो समाज में गैर बराबरी है, वह आधुनिक शिक्षा उस समाज में व्याप्त गैर बराबरी पर क्या करती है, हमला बोलती है। और यह बात पढ़े लिखे भारतीय लोगों को भी क्या हो रही थी, अच्छी लग रही थी। उन्हें भी यह बात समझ में आ रही थी कि यह जो गैर बराबरी है, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो समाज का जो दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण क्या है, उचित नहीं है। और यहाँ भी एक संक्रमण का दौर क्या होता है, शुरू होता है। आप जानते हैं कि जब अंग्रेज आए भारत में तो व्यापार तो एक बहाना मात्र था। व्यापार और शासन के बहाने वो क्या करते थे, क्या करना चाहते थे, अपनी संस्कृति का वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और आप जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों की स्थापना की, और ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो किया ही, साथ ही साथ यहाँ का जो सामाजिक जीवन था, उस सामाजिक जीवन में व्याप्त जो बुराइयां थी, उन बुराइयों पर खूब हमले किए, खूब प्रहार किए। और वो वाजिब भी था, क्योंकि आप देखें कि सती प्रथा, विधवा विवाह को मान्यता न देना, बाल विवाह कर देना, जाति पाति में समाज का बटा होना, इन सब चीजों पर अंग्रेजों की जो नई शिक्षा थी, जो आधुनिक सोच पर आधारित थी, उसने क्या किया, हमला किया, प्रहार किया। और जब यह प्रहार हुआ तो जो हिंदू लोग थे उन्हें एक तरह से क्षोभ भी हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने समाज में व्याप्त जो कमियां थी उसका भी पता लग रहा था। और आपको पता होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बहुत से पढ़े लिखे जो युवा थे भारत के, उस अंग्रेजी शिक्षा, जो नई शिक्षा पद्धति थी, उसके समर्थन में आ गए और एक बड़ी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। और भारत के भी बहुत सारे समाज सुधारक उसके पक्ष में आ गए। राजा राममोहन राय का नाम मैंने लिया था, जिक्र किया था। और फिर भारत के लोगों में भी एक नई जागृति आई, एक नई चेतना आई, और उन्हें लगा कि नहीं, हमारा जो समाज है जिसमें गैर बराबरी है, सती प्रथा है, विधवाओं को दोबारा विवाह करने की आजादी नहीं है, बाल विवाह किया जा रहा है, ये जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं, यह सारी चीजें क्या है,
खराब है और अच्छी स्थिति इसे नहीं माना जा सकता है। और बहुत सारी संस्थाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और उस ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि सती प्रथा जैसी खराब कुरीतियों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, बाल विवाह को रोका जाए, समाज में जो गैर बराबरी के सिद्धांत हैं उनको क्या किया जाए, रोका जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अंग्रेजों की जो नई शिक्षा थी, जो आधुनिक सोच और तर्क पर आधारित थी, उसका प्रभाव यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही तो है नवजागरण, यही तो है टकराहट से बाद उत्पन्न हुई चीजें। आगे बात समझ में। तो दो स्थितियां आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, एक भक्ति काल में और एक आधुनिक काल में। भक्ति काल में कब, जब इस्लाम आए, और आधुनिक काल में कब, जब अंग्रेजों की संस्कृति से हमारे समाज का परिचय प्राप्त हुआ। अब नवजागरण स्पष्ट है। जहां तक नवजागरण के चरित्र की आप बात करें, साहित्य में नवजागरण के जो चरित्र देखने को मिलते हैं, उसमें जो कुछ विषय हैं, बिंदु हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला बिंदु है आत्ममूल्यांकन का भाव। आत्ममूल्यांकन के भाव से मतलब है कि यह एक संस्कृति जो दूसरे संस्कृति से क्या कर रही है, टकरा रही है, परिचय प्राप्त कर रही है, तो उस परिचय के बाद वो अपना आत्ममूल्यांकन करती है कि हम में क्या कमी है, हम कहाँ हैं। अब ठीक आप देखें कि अंग्रेजों की संस्कृति किस पे आधारित थी, वैज्ञानिक सोच, मशीनी संस्कृति, भौतिकतावादी, ठीक है, और किस पे, वैज्ञानिक तर्क और चिंतन पर आधारित थी। उनका यह पक्ष मजबूत था, जबकि भारत का क्या था, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत था। तो अंग्रेजों ने हमसे क्या प्राप्त किया, आध्यात्म प्राप्त किया, और हमने उनसे क्या किया, वैज्ञानिक चिंतन और वह सोच प्राप्त की जो समाज में गैर बराबरी को क्या करता है, नकार देता है। स्पष्ट है बच्चे। तो नवजागरण का यह चरित्र है कि वह आत्ममूल्यांकन का भाव जगाता है अपने भीतर, और इस जागृति के भाव के कारण हम एक सुधार करते हैं अपने आप में, और जो नया और सही जीवन दृष्टिकोण है उसको अपनाकर समाज और व्यक्ति क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नवजागरण का जो दूसरा चरित्र है, इसमें अपने अतीत के प्रति, बीते हुए कल के प्रति एक रूमानी बोध होता है, एक कल्पना होती है कि हमारा अतीत कभी बहुत अच्छा था, हमारा अतीत कभी बहुत गौरवशाली था, और आज की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो नवजागरण पुराने समय में झांकने को विवश करता है कि हम अपना जो बीता हुआ कल है उससे क्या कर सके, प्रेरणा ले सके। आप मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चले जाएंगे तो आपको इसकी भरमार मिलेगी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। अतीत में जो भारत की महानता थी, जो महान संस्कृति थी, उसका गौरवगान करते हुए वर्तमान की परिस्थितियों का चित्रण करना। तो नवजागरण का प्रभाव आगे भी गया। आप देखें द्विवेदी भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, ये चेतना आगे बढ़ती ही चली गई। तो देखें आप कि अपने अतीत के प्रति जो एक रूमानी बोध है, वह रूमानी बोध का भाव भी नवजागरण जगाता है। ठीक है। और जो संस्कृति हमारे सामने उपस्थित है, उस संस्कृति के सकारात्मक पक्षों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। उदाहरण के लिए फिर से आपको बताऊं कि 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति यानी कि जो अंग्रेजी संस्कृति है, उस संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ा वो क्या थी, वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, आधुनिक दृष्टिकोण था। ठीक है। समता, न्याय, स्वतंत्रता इत्यादि मूल्य थे, और साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक आदर्श कि समाज बेहतर हो। ठीक है ना। और राजनीति का उद्देश्य समाज को बेहतर की दिशा में ले जाने के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो जहां जहां साहित्य में ये तत्व पाए जाते हैं वहां हम नवजागरण देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्या सच में समझ गए कि नहीं नवजागरण क्या है? बहुत आराम से आप इस विषय को समझ गए। ठीक है। तो अब जब आप हिंदी नवजागरण की बात करते हैं तो मैंने अभी पीछे यह बात शुरू की थी कि आप देखें कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, यहाँ ईसाई मिशनरियों के बहाने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था।
तो वो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध कर रहे थे और अपनी जो उनकी सोच है, सामाजिक जीवन में जो समानता होनी चाहिए, इस पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने सतीदाह और कन्यावध को लेकर के उन्होंने कानून भी बनाए, नियम भी बनाए अंग्रेजों ने। तो इससे जो पढ़ा लिखा नई शिक्षा पर आधारित जो सामाजिक युवा जो था, नया जो युवा था, वह काफी प्रभावित हुआ। और इसी प्रक्रिया में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय, जिसका अभी मैंने काफी जिक्र किया। आप देखें तो आर्य समाज की स्थापना हुई, स्वामी दयानंद जिसके संस्थापक थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी समाज में जो गैर बराबरी के सिद्धांत थे उसको दूर करने का प्रयास किया, वेदों की ओर लौटने की बात की। अभी देखें आप, अभी मैंने कहा ना अतीत की ओर लौटने की बात होती है, रूमानी बोध है, तो कुछ चिंतकों का यह भी मानना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो वेदों की ओर लौटने का जो नारा है, ठीक है, वह उसी अतीत बोध से क्या है, प्रेरित है। तो उनका क्या कहना था कि जो भारतीय जो संस्कृति थी, उस संस्कार सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ लौटना, वेदों की तरफ लौटना, और साथ ही साथ उन्होंने दयानंद एंग्लो वर्नाक्यूलर जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को उन्होंने स्थापित किया, जिसमें कि नई शिक्षा के हिसाब से बच्चों को, विद्यार्थियों को तैयार किया जा सके। प्रार्थना समाज जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, ठीक है, और साथ ही साथ आप देखें थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, तो ऐसी तमाम सारी संस्थाएं इस नवजागरण की प्रक्रिया के स्वरूप सक्रिय हो गई, जिनकी सक्रियता का उद्देश्य क्या था, समाज में जो तमाम तरह की विषमताएं थी, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, उन विषमताओं को तोड़ना था और एक नए समाज की परिकल्पना करना था, एक नए समाज का निर्माण करना था। इस प्रक्रिया में आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएं, एक से एक बड़े नाम आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आप ध्यान दें कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का संचालन, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन का संचालन स्वामी विवेकानंद ने किया, और 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में गए, जो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, और शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में जो बोला, तो वहां के एक प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून, उसने लिखा था कि विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने वाले वक्ताओं में विवेकानंद क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस देश में धार्मिक मिशनों को भेजना मूर्खता वाली बात होगी। इससे साफ पता चला कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वह कितने गहरे और कितने स्थायी थे। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद ने जो छुआछूत है, गैर बराबरी है, आर्थिक विषमताएं हैं, उन आर्थिक विषमताओं पे भी क्या किया, गहराई से काम किया। तो आप देखें कि इस प्रकार जो नई शिक्षा आई और तमाम सारी चीजें उस आलोक में नवजागरण की प्रक्रिया में विकसित हुई, तो तमाम धार्मिक आंदोलनों, वैज्ञानिक चिंतनों और नवीन वैज्ञानिक शिक्षा नीति के फलस्वरूप आने से समाज में एक नई दृष्टि पैदा हुई, और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के चरित्र के बारे में भी समाज समझने लगा और समाज जानने लगा, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय और एवं जनतांत्रिक मूल्यों का क्या हुआ, खूब विकास हुआ। और इसी विकास की प्रक्रिया को किसने हिंदी साहित्य में लेकर के आने वाले व्यक्ति कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आई बात समझ में? तो भारतेंदु एक ऐसे अमर कलाकार और एक ऐसे लेखक थे जिनकी रचनाओं में अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता और आने वाले भविष्य का सुखद स्वप्न क्या था, विद्यमान था। और अपने व्यक्तित्व और अपने लेखन से अकेले भारतेंदु ने अपने पूरे युगीन परिदृश्य को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि उस पूरे युग का नाम क्या कर दिया गया, रख दिया गया भारतेंदु युग। मात्र 35 वर्ष तक जीवित रहे, इतनी छोटी अवस्था में इतना कुछ लिखा, इतना कुछ काम किया। 1850 में उनका जन्म हुआ और 1868 में उनका लेखन काल प्रारंभ हो जाता है। और आप देखें कि भारतेंदु ने पूरे समाज को जागृत करने का हर संभव प्रयास किया। शुरुआत अगर आप करें, देखें तो गद्य की अनेक विधाएं इसी युग में प्रारंभ होती हैं। रीतिकाल तक का साहित्य क्या है, पद्य साहित्य है, आप सब देख ही रहे हैं। तो गद्य की तमाम सारी विधाओं का जनक भारतेंदु को माना जाता है। अगर आप बात करें हिंदी नाटकों की, तो हिंदी नाटकों की
कि विकास परंपरा में भारतेंदु का नाम बहुत ऊंचा और बहुत महान है। उन्होंने कुल मिलाकर के लगभग 17 मौलिक और अनूदित नाटक लिखे, कुछ खुद लिखा और कुछ नाटकों का क्या किया, अनुवाद भी किया। और इन नाटकों में भारतीय समाज की सामाजिक और राजनीतिक चिंताएं तो थी ही, जो अंग्रेजी सत्ता थी उस अंग्रेजी सत्ता के का जो वास्तविक चरित्र था, उस वास्तविक चरित्र को भी वो क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। बहुत से महत्वपूर्ण नाटक उनके भारत दुर्दशा, अंधेर नकरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, तमाम तरह के प्रहसन, इन नाटकों और प्रहसनों में उन्होंने समाज का वास्तविक चित्र भी प्रस्तुत किया और लोगों को जागृत करने का भी प्रयास किया। नाटक के बाद अगर भारतेंदु का एक और पक्ष आप देखें, महत्वपूर्ण पक्ष, तो वह था संपादन और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा और बाला बोधनी। ये जो बाला बोधनी पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1874 में प्रारंभ किया, यह स्त्रियों की शिक्षा पर आधारित था, स्त्रियों को जागृत करने पर आधारित था। और इन पत्र पत्रिकाओं में जब वो संपादन कर रहे थे तो अपने समय के तमाम सारे लेखकों को वो आमंत्रित करते थे और समाज की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर लिखा जा रहा था, बोला जा रहा था और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। आगे आप देखें तो निबंध की दिशा में भी भारतेंदु ने बहुत सारे निबंध लिखे और अपने समय के बहुत सारे निबंध लेखकों को क्या किया, प्रेरित किया, उनको जगाया और विभिन्न प्रकार की सामाजिक राजनीतिक जो समस्याएं थी, जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, अंग्रेजी सत्ता का जो वास्तविक चरित्र था, उस पर लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया और समाज में जागृति लाने का एक भरपूर प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो आप देखें कि विधा चाहे कोई भी हो, हर एक विधा में भारतेंदु क्या कर रहे हैं, अपना एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उस समय के बाकी सारे रचनाकार भी उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, समाज को और राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। पत्रकारिता या संपादन था तो उसमें साहित्येतर विषय भी थे, साहित्य से अलग विषय जो समाज से संबंधित विषय थे, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह राजनीति हो, तमाम तरह के कर्मकांड हो, विषमताएं हो, उन सब पर लिखा जा रहा था और बोला जा रहा था। ठीक है, तो भारतेंदु सिर्फ लिख ही नहीं रहे थे, अपने समय के लेखकों का क्या कर रहे थे, मार्गदर्शन भी कर रहे थे, चाहे वह निबंध के क्षेत्र में हो, चाहे वह पत्रकारिता के क्षेत्र में हो। इसके बाद आप देखें तो भारतेंदु का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, एक और महत्वपूर्ण काम है, वह है भाषा के क्षेत्र में। पद्य में जहां उन्होंने आधुनिक काल में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, गद्य में खड़ी बोली हिंदी का सूत्रपात हुए कर रहे थे और सही अर्थों में कहें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और कविता की भाषा को दुरूहता से, कठिनाई से बचा करके वो इस बात के पक्षधर थे कि कविता में जो सामान्य जनजीवन की जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और कविता को क्या किया जाना चाहिए, सुगम और सरल बनाना चाहिए। अपने भाषणों में वो लगातार हिंदी की हिमायत कर रहे थे, हिंदी का पक्ष ले रहे थे और कहते थे, भारतेंदु का यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कि उन्नति का वास्तविक आधार यह है कि हमें अपनी भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। याद करें कि ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा था। मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी संस्कृति को क्या करना चाह रही थी, आरोपित करना चाह रही थी। भारतेंदु उसका खंडन करते हैं और कहते हैं, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। हृदय का अंधेरा अपनी भाषा के ज्ञान के बगैर समाप्त नहीं किया जा सकता है और वो लगातार जन जागरण का काम कर रहे थे। विभिन्न रूपों में, विभिन्न विधाओं में भारतेंदु बोल रहे थे, भारतेंदु लिख रहे थे और अपने संपूर्ण युगीन परिदृश्य को वह व्यक्ति चमत्कृत कर रहा था। संपूर्ण युगीन परिदृश्य का वह व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था और बार बार चीख चीख कर, बोल बोल कर, लिख लिख कर समाज को और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा था। जहां तक उनके उपन्यासों की बात करें तो भारतेंदु के समय के ही एक रचनाकार है श्रीनिवास दास और उनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। बहुत सारे आलोचकों ने उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और भारतेंदु ने भी एक उपन्यास लिखने का प्रयास किया, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, लेकिन वह उपन्यास अधूरा रह गया और भारतेंदु ने खेद भी व्यक्त किया
कि जितने मैंने नाटक लिखे मुझे उतने उपन्यास भी लिखने चाहिए थे, और वो उपन्यासों के माध्यम से भी जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप देखें कि एक व्यक्ति केंद्र में खड़ा होकर अपने आसपास के युगीन परिदृश्यों में लगातार बोल रहा है। उनके भीतर एक बेचैनी थी, उनके भीतर एक तड़प थी, वो बोलना चाहते थे, जितने रूपों और जितने रंगतों में संभव हो समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। नाटकों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, और साथ ही साथ एक बड़ा काम किया भारतेंदु ने अपने समय में कि अपने युग के जो तमाम सारे लेखक थे, रचनाकार थे, उनको इकट्ठा करके एक भारतेंदु मंडल बनाया, और उस भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने भी भारतेंदु के साथ कदम से कदम मिलाकर विभिन्न विधाओं में भारत का जो सामाजिक परिदृश्य था, जो बाहरी परिदृश्य था, एक तरफ हम अंग्रेजी सत्ता से अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम आंतरिक रूप से भी संघर्ष कर रहे थे, जहां सामाजिक विषमताओं ने हमें क्या कर दिया था, कमजोर बना दिया था। छुआछूत, धार्मिक विषमताएं, आपस में बंटवारा, इससे जो कमजोर पड़ा समाज था, उस कमजोर पड़े समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सत्ता का जो वास्तविक चरित्र था, उस वास्तविक चरित्र से भी लोगों को परिचित कराकर और लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। भारतेंदु मंडल के जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे उसमें बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास जैसे तमाम सारे लेखकों का एक समूह था, जो भारतेंदु के साथ लगातार लिख रहा था, पढ़ रहा था, बोल रहा था, और समाज में जागृति और नई चेतना लाने का प्रयास कर रहा था। अब आपको यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होगा कि आप ये बात कहेंगे कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्यों कहा जाता है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि जो नेतृत्व किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन से, अपनी लेखनी से, अपने कर्म से, वह आगे के लेखकों के लिए, आगे के रचनाकारों के लिए प्रेरणा का मार्ग बना, और बहुत सारी चीजें प्रशस्त हुई, मार्ग प्रशस्त हुआ, और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की जो धारा थी वह और मजबूत होते हुए राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलनों तक पहुंचती है, और फिर आगे इसकी चेतना प्रवाहित होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप समझें कि इस व्यक्ति ने किस तरह से अपने व्यक्तित्व और अपने लेखन से संपूर्ण युगीन परिदृश्य को प्रभावित किया, नेतृत्व किया, और हिंदी साहित्य के एक ऐसे अमर कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा पाई जिसे युगों युगों तक हम और आप और हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ती रहेंगी। लेकिन कमाल की बात है, सीखने वाली बात है कि मात्र 35 साल इस धरती पे रहने वाला ये एक युवा कितनी जिजीविषा और कठिन जीवन शक्ति से अनुप्राणित था। तो भारतेंदु को पढ़ते हुए हम यह भी सीखें कि भारतेंदु ने अपने इस छोटे से जीवन में इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, तो हमारे पास अपने समाज और देश को देने के लिए क्या है, और हम अपने इस समाज और देश को क्या दे सकते हैं। क्या हम लड़ाई करके, क्या हम युद्ध करके इस समाज और राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। और नवजागरण की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। हर समय में, हर समाज में नए नए तरीके से जागना होता है, क्योंकि परिस्थितियां अलग होती हैं। आज के समय की परिस्थिति अलग है। आज हमें किससे जागना है? धार्मिक उन्माद से जागना है। आज हमें युद्ध में बिखरते हुए समाज से जागना है। आज भौतिकता की आंधी में बढ़ता हुआ आदमी जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ केंद्रित रह गया है, उस आदमी से खुद को बचा लेने की जरूरत है कि कहीं हम वही आदमी न बन जाए। तो जागिए आप भी, और हम भी जाग ही रहे हैं, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर जागने जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नवजागरण भी आपको समझ में आ गया। आया बच्चों? यस सर। नहीं आया? आया सर। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर तरीके से नवजागरण को समझाया जा सकता है, अगर आप मेंटली यहाँ प्रेजेंट रहे होंगे तो। और दूसरा कि भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, नवजागरण कैसे आया, और नवजागरण के क्या क्या चरित्र हैं, इन तमाम सारे मुद्दों को हमने समझ लिया। परीक्षा में आपसे प्रश्न क्या हो सकता है? भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए कि नवजागरण क्या है, तभी आप लिखेंगे ना अग्रदूत क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, नवजागरण से आपका क्या तात्पर्य है ना? हिंदी साहित्य में नवजागरण की परिस्थितियों का
वर्णन करें। तो किन परिस्थितियों में नवजागरण आया, आप आराम से उसका वर्णन कर सकते हैं। कल की क्लास में हम आपके साथ पढ़ेंगे भारतेंदु युग का नामकरण और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां। और तब जब इस नवजागरण को आप समझ चुके हैं और नवजागरण में भारतेंदु की भूमिका को आप समझ सके हैं, बहुत आसान होगा भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को समझना। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर। शुक्रिया।